एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस ये प्रॉब्लम तब होती है जब अपने ही बच्चे के प्रति, मतलब जो बच्चा मां के गर्भ में विकसित हो रहा है, डेवलपिंग फीटस, उसके ही अगेंस्ट मदर के शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस नाम की प्रॉब्लम आती है। यूजुअली ये देखा जाता है कि पहले बच्चे के साथ ऐसी दिक्कत नहीं आती। ये दिक्कत कब होती है? जब मदर खुद RH नेगेटिव हो, माने मदर का इम्यून सिस्टम RH फैक्टर को न पहचानता हो। RH फैक्टर आरबीसीज के ऊपर होता है और बच्चा RH पॉजिटिव हो, माने मदर खुद RH नेगेटिव है, लेकिन जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव है, और वो इसलिए RH पॉजिटिव है क्योंकि उसका पिता RH पॉजिटिव है। तो RH का जीन जो मिला है बच्चे को, वो अपने पिता से मिला है। तो ये जो RH पॉजिटिव बच्चा है, ये RH पॉजिटिव बच्चा जब अपनी मां के गर्भ में आएगा, तो अगर हम पहले बच्चे की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट बेबी, तो फर्स्ट बेबी में यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मदर के शरीर में उस समय तक एंटीबॉडीज नहीं होती है। फर्स्ट बेबी के केस में यूजुअली कोई एंटीबॉडीज उस समय नहीं प्रेजेंट होती है, तो पहला बेबी जो है वो नियरली नॉर्मली होता है, कोई प्रॉब्लम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की नहीं होती। पर पहले बेबी के जन्म के बाद जब प्लेसेंटा निकलता है, बच्चे के जन्म के बाद प्लेसेंटा निकल जाता है, क्योंकि तब उसका कोई काम नहीं रहता, तो प्लेसेंटा निकलता है, तो प्लेसेंटा में जो बच्चे की आरबीसीज थी, जो मैंने एफ लिखा हुआ है, माने फीटल आरबीसीज, तो प्लेसेंटा में जो बच्चे की आरबीसीज थी, ये आरबीसीज के ऊपर ये RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, और ये RH फैक्टर मदर के इम्यून सेल्स पहचान लेते हैं, और क्योंकि मदर के अपने शरीर में RH फैक्टर नहीं है, इसीलिए ये RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। दीज लाइट ग्रीन कलर्ड आर एंटी RH एंटीबॉडीज, और ये एंटी RH एंटीबॉडीज IgG टाइप की बन जाती हैं, जो कि अगले 6 सालों तक मदर के ब्लड में रहती हैं। पहले बच्चे के जन्म के बाद यूजुअली देखा जाता है कि एक कपल पहले बच्चे के जन्म के बाद 3-4 साल बाद वो दूसरी प्रेगनेंसी अचीव करते हैं। तो इसी RH नेगेटिव मदर के यूट्रस में जब दूसरा बेबी आता है, तो वो भी RH पॉजिटिव होता है, और क्योंकि पहले से एंटी RH एंटीबॉडीज मदर के ब्लड में प्रेजेंट है, तो ये ऑलरेडी फॉर्म्ड एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ये प्लेसेंटा को पार करेंगी और दूसरे बच्चे के शरीर में जो आरबीसीज है उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो जो बच्चा होता है उसमें आरबीसी डिस्ट्रक्शन की वजह से, डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटल आरबीसीज, और इस घटना को हम कहते हैं हीमोलिसिस। व्हाट डू वी कॉल इट एज? हीमोलिसिस। और हीमोलिसिस के बाद आरबीसीज के नंबर में बहुत कमी आ जाती है। ये बात कर रहा हूं मैं फीटस के शरीर के अंदर, जो गर्भ में बच्चा है उसको एनीमिया हो जाता है और जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस को हम हिंदी में पीलिया कहते हैं। यहाँ पीलिया इसलिए हो जाता है बच्चे को क्योंकि आरबीसीज के बहुत ज्यादा टूटने से जो हीमोग्लोबिन निकल रहा है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए बहुत ज्यादा बिलिरुबिन बॉडी में बढ़ जाता है, तो एनीमिया और जॉन्डिस के साथ बच्चा पैदा होता है। और ये दोनों कभी कभी बहुत सीवियर होती हैं। ये समस्या कभी कभी इतनी सीवियर होती है कि द फीटस में डाई इन यूट्रस, हो सकता है कि बच्चा गर्भ में ही मर जाए, और मे बी बॉर्न, हो सकता है जन्म ले ले विद सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस। इसको बच्चे को सीवियर एनीमिया और सीवियर जॉन्डिस होगा। तो ये समस्या ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और आप बच्चों की डिलीवरी कराते हैं, तो आप हर मदर का ब्लड ग्रुप कराएंगे। जो भी डिलीवरी आपके आएगी आप उसका ब्लड ग्रुप कराएंगे। तो जो मदर पॉजिटिव है, इफ मदर इज RH पॉजिटिव, there is no risk of एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, बिकॉज मदर RH को खुद पहचानती है, वो RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाएगी।
लेकिन इफ मदर इज RH नेगेटिव, तो आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको उसके हस्बैंड का भी ब्लड ग्रुप निकालना चाहिए, और अगर हस्बैंड RH पॉजिटिव निकलता है तो देन आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, after delivery of first child, an injection of anti-D is given to the RH negative mother. जो मदर RH नेगेटिव है उसे एंटी-D का टीका दिया जाता है। ये बाजार में रोगैम या रोलिन के नाम से आता है। तो इससे क्या होता है कि आगे RH नेगेटिव मदर अपने शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बनाती। इस इंजेक्शन का प्रभाव ये होता है कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH आर नॉट फॉर्म्ड। एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH आर नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मान लीजिए पहला बच्चा RH पॉजिटिव था और मदर RH नेगेटिव थी, लेकिन डिलीवरी गांव में हुई और किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया कि ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जैसी कोई समस्या भी होती है। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है हॉस्पिटल डिलीवरीज करानी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे मेडिकल कॉजेज होते हैं जो गांव में दाइयों को पता नहीं होते। तो मान लीजिए एक लेडी की डिलीवरी गांव में हुई और वो RH नेगेटिव थी और उसका बच्चा RH पॉजिटिव था, और उसको कोई टीका नहीं लगा, और दूसरा बच्चा जब उसका हुआ तो वो बहुत ही ज्यादा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस से अफेक्टेड था। कैन वी सेव दिस चाइल्ड? क्या करना चाहिए इस बच्चे को बचाने के लिए? एनी आंसर्स फ्रॉम योर साइड? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? एंटीजन डी यूज कर सकते हैं हम। एंटी-D का टीका तो हम लगाएंगे तब जब हमें पता हो, और हम पहले बच्चे के जन्म के बाद ही ऐसा कर लें। मेरा सवाल आप समझिए, सवाल ये है कि दूसरे बच्चे का जन्म हो गया, पहले बच्चे का जब जन्म हुआ था तो कोई एंटी-D का टीका नहीं लगा था, जो दूसरा बच्चा पैदा हुआ उसको सीवियर एनीमिया और सीवियर जॉन्डिस है, तो उसको बचाने के लिए क्या करेंगे? एनी आंसर्स? ईशा? सर नहीं पता। थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? बच्चा जो आपके सामने है उसको सीवियर एनीमिया और सीवियर जॉन्डिस है, तो आपने उसे आईसीयू में रखा हुआ है, आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे? क्या क्या करना चाहिए आपको? तो ब्लड डोनेशन। बिल्कुल, वेरी गुड उज्ज्वला। द थिंग इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे इस बच्चे का, हम इसको खून देंगे, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो एक अलग तरह का होगा। हम बच्चे का खून एक तरफ से निकालते जाएंगे और उसको फ्रेश ब्लड चढ़ाते जाएंगे। तो इसे कहते हैं, इस बच्चे को बचाने के लिए हम क्या करेंगे? एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन मतलब इसका खून निकालते जाएंगे, क्योंकि इसके खून में बिलीरुबिन बहुत है, हाई बिलीरुबिन। इस बिलीरुबिन से भी छुटकारा मिलेगा, तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करेंगे इस बच्चे का। खैर चलिए, तो दिस इज अबाउट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। I am waiting for a couple of minutes. If you have any problem or any question or any doubt regarding this erythroblastosis fetalis, you can ask me either in the chat box or by unmuting your mic. I am waiting for a minute or two. If you have any doubt regarding erythroblastosis fetalis, any students, please ask, then I'll move forwards. Anushka, do you have any doubt regarding this? No, sir. कोई डाउट नहीं है आपको? ठीक है, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। Yes, sir. आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। Yes, sir. क्वेश्चन, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं।
इनमें से किस में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होगी? किस में होगी? आंसर्स में एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। एक तो फर्स्ट वाले में होगी और थर्ड थर्ड वाले में होगी।